स्टूडेंट्स, हमने आपको समझा दिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और उससे पहले की मोलैलिटी की डिटेल बता दी थी आपको। नेक्स्ट जो लेक्चर आज मैं लेने जा रहा हूं, ये इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन का फार्मूला बताऊंगा, क्या पढ़ना है जरूरी इस सॉल्यूशन में। तो अगर आप रेडी नहीं है तो प्लीज रेडी हो जाइए और कॉपी पेन पकड़ लीजिए, लेके बैठ जाइए। मैं आपको पूरा बचा हुआ टॉपिक सॉल्यूशन का रिवाइज आज करा देता हूं। तो हम लोग आज शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वेपर प्रेशर पढ़ा दिया था, अब हम लोग बात कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ की। किसकी बात करते हैं हम लोग? राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। पेन नहीं चल रहा, दूसरा लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे आज। अब ये राउल्ट्स लॉ कहता क्या है, राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या है और राउल्ट्स लॉ किस बात को एक्सप्लेनेशन करेगा, ये सब बातें हम आपके सामने डिस्कशन आज करते हैं। अब आपको ये बता दें कि राउल्ट्स लॉ जो है, ये राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर, जैसा कि कल हमने आपको डिस्कशन किया था, वेपर प्रेशर के हिसाब से डिस्कशन किया था कि राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। अब राउल्ट्स लॉ कितने तरीके से एक्सप्लेन होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राउल्ट्स लॉ दो तरीके से, क्या तीन तरीके से एक्सप्लेन होगा। पहले तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए एक्सप्लेन होगा। दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए एक्सप्लेन होगा। और तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आती है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स में क्या करते हैं कि अगर मान लो दो कंपोनेंट हमने, एक ए कंपोनेंट लिया और एक कंपोनेंट आपका बी लिया, इसका मोल फ्रैक्शन चाई ए है, इसका मोल फ्रैक्शन चाई बी है, तो इसका जो प्रेशर आएगा इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए आएगा, और इसका पी ए पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाई बी आएगा। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये है कि राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि व्हेन volatile components are present in the solution, when both the components are volatile, then vapor pressure of partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। यानी कि अगर A कंपोनेंट है तो A का जो पार्शियल प्रेशर है वो A के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा, और B का जो पार्शियल प्रेशर है वो B के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो P अगर टोटल निकालना है तो PA प्लस PB कर दीजिए, तो आपको टोटल वेपर प्रेशर यहां पर पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर वोलेटाइल कंपोनेंट आपने लिए हैं तो ये तरीका अपना लीजिएगा। अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आपने मिलाई है, मान लीजिए ये आपने बीकर लिया और इसमें कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन कर निकल के आएगा, तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज एडेड इन इट। यानी कि जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज में मिलाई जाती है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूट पर डिपेंड। यानी कहने का मीनिंग है कि नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से वेपर प्रेशर पे फर्क क्या करेगा? वेपर यानी जो वेपर प्रेशर जो अंदर सॉल्वेंट ले रखा उस पर डिपेंड करना है, कि ना कि नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी आपने जो मिला रखी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर मान लो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू चाई ए। अब यहां पर चाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो चाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस चाई बी हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, इस वैल्यू को यहां पुट कर दिए तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये पी नॉट ए हो जाएगा, और यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस चाई बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू चाई बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, कि जैसे कि इस मेथड से लिखना है, तो ये मेथड आपको ये बता रहा है कि नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आप कैसे ऐड करने जा रहे हैं उससे वोलेटाइल। तो ये आपके दो लॉ हो गए, एक तो हो गया वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, एक नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपोनेंट में वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो दो वोलेटाइल है उनमें उसी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। यहां नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज में सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नाम बता रहा है आपको रिलेटिव, यानी रिलेशन कहीं ना कहीं दिखाना है आपको। तो अब हम लोग करेंगे क्या, वो हम आपको दिखाते हैं। अब हमने जो ये फार्मूला यहां पर बनाया हुआ है, जो ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखिए आप। हमने करना क्या है कि यहां पर जो चाई भी आपको दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू, इस पूरे फैक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला जो पूरा फैक्टर है पी नॉट ए, और यहां पी नॉट ए मल्टीप्लाई है, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर पलट दीजिए। इसको जब इसको पलट देंगे तो करना क्या, इसको जब उधर ले आएंगे नेगेटिव, उसको इधर ले आएंगे पॉजिटिव, तो पी नॉट ए चाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। इसको नीचे ले आइए तो चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये एक फार्मूला आपका नीचे तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम यहां पर लाते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू चाई बी। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहलाया। अब यहीं पर ये पूरा फैक्टर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगी। इसको कुछ किताबों ने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू इस तरीके से रखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू चाई बी, तो चाई बी तो ये हो ही गया। इसको भी तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो कि एन बी नीचे आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन हो गया। इसको भी तोड़ना चाहो तो और तोड़ सकते हो आप डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मास ऑफ बी कंपोनेंट और मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट, नीचे मास ऑफ, यहां पर हो जाएगा आपका मास ऑफ ए कंपोनेंट, मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट, यहां पर मास ऑफ बी कंपोनेंट, नीचे मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट। इस तरीके से आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। इसको हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट भी लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई राउल्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन कितने कैटेगरी के थे। राउल्स लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन जो थे वो दो कैटेगरी के थे, एक आइडियल थे और एक नॉन आइडियल थे। तो सॉल्यूशन दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नॉन आइडियल कौन से होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। भाई आइडियल का मतलब ही हुआ कि वो कंडीशन को फॉलो करें। नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। जो आइडियल होंगे उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो आइडियल होगा इक्वल टू 0 आएगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है ये भी 0 आएगी, यानी देयर इज नो चेंज इन द हीट। ना तो हीट में कोई चेंज होगी, ना तो हीट निकलेगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी, तो वो वैल्यू ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा। इसमें पी ए बराबर इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए, और यहीं पर पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू चाई बी हो जाएगा। तो ये राउल्स लॉ में, यानी इसमें जो सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट के बीच में पार्टिकल में जो इंटरेक्शन वो सेम होगा एज सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। नॉन आइडियल में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए हो जाएगा, और यहां पर पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर, ये भी नहीं होगा। तो ये राउट नॉन आइडियल कहलाएगा। इनके एग्जाम्पल आप प्लीज बुक से एक बार याद कर लीजिएगा। अब आपको एक चीज और बता दूं यहां पर कि यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम नहीं होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो वेरी करेगा। अब ये सॉल्यूशन दो तरीके का हो जाएगा, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला हो जाएगा और एक नेगेटिव डेविएशन वाला हो जाएगा। तो भैया ये पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा होगा, जो राउल्स लॉ, भाई पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग इज मोर देन 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 कब होगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, मान लो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम रहेगा।
जब इंटरेक्शन कमजोर पड़ गया तो क्या होगा, ये पार्टिकल दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या पड़ जाएगा, वीकर, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग मोर देन 0 हो जाएगा, और नेगेटिव साइड में लेस देन हो जाएगा। वही कंडीशन इनमें भी आ जाएगी, पॉजिटिव कंडीशन में मोर देन चलाना और नेगेटिव वाले में लेस देन चलाना। सबके एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। तो ये बात होगी। उसके बाद आपको एक टर्म पढ़ लेना जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट इस पे आ जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी इसको बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी हम इसको बोलते हैं। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। ये नॉन आइडियल सोइंग पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के अंदर आएगा, तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम लोग एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना है वो करते हैं। ये तो आप पूरे टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से आप रिवाइज कर लीजिए। क्विक रिवीजन है इसीलिए क्योंकि ये पहले पूरे टॉपिक मैं ऑलरेडी इसमें चैनल पर पढ़ा चुका हूं, तो उन पे जाकर के आप ध्यान से पढ़ भी सकते हैं चैनल को, अगर पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाने पर कितना बढ़ गया। जैसे पानी में नमक डाल दीजिए आप, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, नमक मिलाने से हो सकता है वो 101 हो गया। तो जो बढ़ा है वो कैसे निकालें, इसमें से ये बढ़ा हुआ और ये ओरिजिनल घटा दें तो आपका 1 डिग्री निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में। तो इस तरीके से ये फार्मूला ध्यान रखना। यहां पर ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी कहलाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से मल्टीप्लाई। इस पे न्यूमेरिकल में W2 भी कुछ जगह पूछा गया, मैंने न्यूमेरिकल कराए हुए सॉलिड के, कहीं पर M2 भी पूछा गया, कहीं पर डेल्टा TB भी पूछा गया। इस तरीके से ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जब कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब अगर हम यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर ले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जब कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी मिलाई तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया, ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता, केवल केएफ यहां आ जाता है। केएफ का मतलब होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब ही होता है कि बोले इंसान डिप्रेशन में चला गया, बैक नेगेटिव में चला गया, तो यहां पर ये सब कंडीशन तो वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी W2 क्या है, कभी निकालना आ जाता है, कभी M2 आ जाता है, कभी डेल्टा TF आ जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब बर्फ को जमाते हैं, है ना, बर्फ को जमाएं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। आपने आइसक्रीम खाई होगी, है ना, कुल्फी जिसे कहते हैं, कोन वाली जो कुल्फी, उसमें नीचे कंटेनर होता है, उसके अंदर नमक मिलाया जाता है बर्फ में। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो बर्फ के टेम्परेचर को और डाउन कर देता है, नीचे ले जाता है टेम्परेचर। जब नीचे ले जाएगा कुल्फी जल्दी जम जाएगी। तो वही चीजें डिप्रेस कर देता है, घटा देता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर नीचे बैक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। इस फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल भी कुछ करवाए गए हैं, वो मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को आसानी से देखकर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान रखिएगा, डेल्टा TB और TF पे न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आपको पता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। C यहां पर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है, तोड़ना चाहो W2 अपॉन M2 इंटू V हो जाएगा, और ऊपर आपका RT, ये पाई हो जाएगा। यहां पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास हो गया, ये वॉल्यूम लीटर में रखिएगा, और ये R गैस कांस्टेंट 0.0821 रख दीजिएगा वैल्यू, टेम्परेचर केल्विन में डालिएगा। तो ये यहां पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, अब जैसे कि हमने आपको ऑस्मोसिस का फिनोमिना पढ़ाया हुआ है, उसको देखिएगा आप ध्यान से। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां पर आपने सॉल्यूशन ले लिया, यहां पर आपने सॉल्वेंट ले लिया। अब सॉल्वेंट इधर मूव करना शुरू कर देगा तो ये सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। तो आप इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाएं कि ये मूवमेंट रुक जाए, उसी को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए जितना प्रेशर हमें हाइड्रोस्टैटिक लगाना पड़े वही कहलाता है ऑस्मोटिक
प्रेशर कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब लास्ट में एक टॉपिक है, ये तो यहां पर एक ऑस्मोसिस है, एक है ना एंडो ऑस्मोसिस है, एक एक्सो ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है ना, और इसके बाद एंडो और एक्सो, ये भी टर्म आपको क्लियर है, दोनों आप टॉपिक पे जाकर के पढ़ लीजिएगा। एंडो का मतलब हुआ पानी इनसाइड, यानी कि स्वेलिंग हो जाना, जैसे आपने किशमिश पानी में डाल दीजिए फूल जाएगी, है ना। अंगूर अगर शुगर सॉल्यूशन में चीनी घोल में डाल दो सुकड़ जाएंगे। तो जब किशमिश डाली तो एंडो हो गई, जब आपने अंगूर डाला तो एक्सो ऑस्मोसिस हो गई। बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं, एंडो ऑस्मोसिस है ना। मछलियों को ऊपर नमक की लेयर लगा के बाहर भेजा जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाती है, अंदर से पानी बाहर निकल आता है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। समुद्र की जो मछलियां हैं अगर नदी के पानी में ले जाके छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, समुद्र की पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है तो बॉडी की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। नदी में ले जाकर छोड़ोगे नदी का पानी डाइल्यूट होगा तो नदी का पानी उनकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देगा, एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, मछलियां फूल जाएंगी, फूल के मर जाएंगे। अगर आपने नदी की मछलियों को ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया तो उनकी बॉडी से पानी बाहर निकल के आ जाएगा तो सुकड़ के मर जाएंगे, नहीं एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ टर्म भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जरूरी है। वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है और इसमें ये होता क्या है, नॉर्मल मोलर मास, यानी जो दिया गया है नॉर्मल मोलर मास और अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास। तो इनको आप रेशियो निकाल लेना। जब रेशियो आप निकाल लोगे तो आपको आई पता लग जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मासेस। अब यहीं पर ये टर्म आया एबनॉर्मल मोलर मासेस। ये क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मासेस? एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो हमने NaCl लिया, इस समय ये एक कंपोनेंट है, अब अगर ये पानी में टूटा तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, इस तरीके से टूट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इस समय ये पूरा एक है, अब ये दो बन गए, इसका मोलर मास बड़ा होगा, मेन होगा, अब ये दो हिस्सों में मोलर मास डिवाइड, यानी कि ये कहलाता है डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा कि भैया एक मॉलिक्यूल हमने COOH का लिया लेकिन ये कभी अकेला रहता नहीं, तो रहता कैसे, इस फॉर्म में रहता, इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा, है ना, इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला तरीका हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर गया, कंबाइन किया, तो जिस समय डिसोसिएशन होगा मोलर मास घटेगा और जब एसोसिएशन होगा तो भाई दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो मोलर मास बढ़ जाएगा, जब मोलर मास बढ़ जाएगा तो एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ता है, डिसोसिएशन में मोलर मास घट जाता है, यानी एक्चुअल में ये एबनॉर्मेलिटी हो गई, जो था वो नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहीं पर एबनॉर्मेलिटी के बाद हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला I-1 अपॉन N-1 ध्यान रखेंगे, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में I-1 अपॉन 1 N-1 याद रखेंगे। इस पे हमने न्यूमेरिकल और वेंट ऑफ फैक्टर पूरा टर्म भी पढ़ा है, इसको डराइव कैसे करते हैं इसको भी आपको बताया हुआ है। तो ये पूरे टर्म यहां पर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पर आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जिस तरीके से अब आप चुपचाप आंखें बंद करके 5 मिनट मेरी बात को मानिएगा, बैठिएगा, पूरे चैप्टर को मेमोराइज करिएगा। कैसे कहते हैं, अब मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया आपको, आंख बंद करना, सोचना मैंने सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ाया आपको। सॉल्यूशन में मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाई, मोलैलिटी पढ़ाई, मोल फ्रैक्शन पढ़ाया और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाया, याद है आपको। इसके बाद मैंने आपको इसमें कंसंट्रेशन के टर्म के बाद मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेनरी लॉ क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये बताया मैंने, है ना, उनको डिटेल में आपको समझाया अभी। उसके बाद वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताया। एक माइंड में पूरी पिक्चर तैयार करिए ना। एजियोट्रॉपिक बताया, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दो टाइप के, मिनिमम एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बताया आपको। सबके दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, है ना, नॉन आइडियल आइडियल के एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसके बाद आप चले जाइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो भैया ये कॉलिगेटिव टर्म बड़ा अजीब सा आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें, नेचर पे डिपेंड ना करें, कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये 4 मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दी ऑस्मोटिक प्रेशर तक। फिर मैंने आपको वेंट ऑफ फैक्टर बता दिया। अब वेंट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये या तो एसोसिएशन हो मॉलिक्यूल में या डिसोसिएशन हो, तभी वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। और जब वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा तो फार्मूला, हर फार्मूला चेंज हो जाएगा। और फार्मूला क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या चेंज होना है, जैसे अगर आपका
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू चाई बी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यहां आई आ जाएगा। अगर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, ये फार्मूला आ जाएगा। ऐसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ये आ जाएगा। इस तरीके से पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ये तो अगर कहीं पर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 डाल दिए, फार्मूला पुराना वाला निकल आएगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन 1 डाल दीजिए तो आपको वैल्यू गिवन होगी या वैल्यू निकलवाएंगे। यहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वाला फार्मूला लगा के अभी मैंने बताया था, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों का फार्मूला अभी मैंने आपको समझाया था, वो लगा सकते हैं। तो ये चीज तो आप सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो मैंने सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको वीडियोस में डाले हुए, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसका लिंक भी यहां पर शेयर कर दूंगा, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि लिंक क्या है। लेकिन करना किस किस पे न्यूमेरिकल्स है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे कि मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल लगा लेना, मोलैलिटी पे न्यूमेरिकल लगा लेना, मोल फ्रैक्शन पे लगा लेना, 3 कैटेगरी के ये न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। यहां पर आपको मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल है, मोलैरिटी इज इक्वल जब परसेंटेज इंटू डेंसिटी, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 यानी मास परसेंटेज होती है तो इसे हम मास परसेंटेज लिख सकते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ये एक फार्मूला है जिसमें अगर कभी डेंसिटी दे रखी हो न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगा देना। यहां पर ये मोलैरिटी है, ये मोलर मास है, ये मास परसेंटेज, डेंसिटी इंटू 10 लगा के डायरेक्ट निकल आएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल राउल्ट्स लॉ पे ध्यान से लगा लीजिएगा। राउल्ट्स लॉ का फार्मूला आपको पता ही है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इस वाले फार्मूले पे ध्यान से न्यूमेरिकल लगाइएगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ध्यान से आप लगा लेना। इसके बाद आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। फिर पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी पर, और इतने न्यूमेरिकल इस साल तो आप इन्हीं 3 पे लगाइए, 1 2 3, बाकी ये अभी न्यूमेरिकल लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहां से बनेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतना आप तैयार करिए, आपकी किताब आपके पास है, आपके नोट्स आपके पास है, बस मैंने आपको एक रिवीजन का आइडिया दे दिया कि रिवीजन होता कैसे, तरीका क्या है, क्विक रिवीजन का मतलब क्या है। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन लिए बैठे हो, क्विक रिवीजन का मतलब है कि आप माइंड में पूरा सेटअप तैयार करें और उसको घुमाएं पूरे माइंड में, और आपके सामने पूरे चैप्टर की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक तरीका होता है जल्दी रिवाइज करने का। बाकी आप थरोली पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे बच्चे हैं तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बोर्ड की तैयारी भी करते रहिए। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट डालिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।